नमस्कार। आज अपन देखते हैं नया टॉपिक, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, इंफॉर्मेशन से संबंधित आएगा। एक तो सेंट्रल लेवल पे सीआईसी, केंद्रीय सूचना आयोग, और स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एसआईसी, ठीक है। चैप्टर नंबर 62 टीएमएच का। सबसे पहले अपन देखते हैं ये एक्ट आया, आरटीआई एक्ट कब? अपने 2005 के अंदर आरटीआई एक्ट, ठीक। ये आरटीआई एक्ट लागू हुआ जिसके तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बना। वो डेट क्या है? 12 अक्टूबर 2005, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर, ठीक है। अब देखो एक दो चीज़ समझनी है अपन को। ये आरटीआई 2005 में जो एक्ट आया, ये क्लाइमैक्स था किसी चीज़ का, तो उसमें जो नाम है वो अपन को पता होना चाहिए, दैट इज अरुणा रॉय। ओके ओके, अरुणा रॉय। तो अरुणा रॉय फीमेल है ना, 1974 बैच की आईएएस ऑफिसर, ठीक है। वीआरएस लिया और 1996 के अंदर मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम का इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया अपने, जिसका हेडक्वार्टर रखा ब्यावर। ब्यावर अपने पहले जैसे अजमेर का हिस्सा था, आज तो इंडिपेंडेंट है जिला, ब्यावर अजमेर राजस्थान, ठीक है। 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन की इन्होंने स्थापना करी और मजदूरों और किसानों के राइट्स के लिए इन्होंने लड़ना चालू किया। और फिर धीरे धीरे ये सूचना मतलब लेने लगे कि भाई किसानों को कितना क्या मिला, मजदूरों को कितना क्या मिला सरकार की तरफ से। और फिर इनके इस कम्युनिटी लीडरशिप के फील्ड के अंदर ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला इनको 2000 के अंदर कम्युनिटी लीडरशिप में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को अपन बोलते हैं एशियन नोबल पुरस्कार, एशियन नोबल फिलीपींस गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो ये अरुणा रॉय के बारे में अपन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 1974 आईएएस ऑफिसर, राजस्थान कैडर, 1996 एमकेएसएस मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। ये आरटीआई का, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा था यूपीएससी के अंदर, ये एमकेएसएस के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ब्यावर इसका हेडक्वार्टर, ठीक। और यही से फिर ऑल इंडिया लेवल पे एक इस मूवमेंट स्टार्ट हुआ फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, और जिसका अपन क्लाइमैक्स देखते हैं 2005 में ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आया। राइट टू इन्फॉर्मेशन ने सुपरसीड किया किसको? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, ओएफए को इसने सुपरसीड किया है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसा नाम है, और अपन देख रहे हैं 1923 में आया, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट 1921 देख लो, स्वराज अपने जो देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको कुचलने के लिए ये आया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये था सीक्रेट रखनी गवर्नमेंट की चीज़ें सारी, इसी को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, इसी में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आरटीआई एक्ट आया 2005 के अंदर, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड है जो अपन को इसके अंदर अपन को समझ के रखना है। फिर ठीक है, अमेंडमेंट कब हुआ इस एक्ट के अंदर? 2019 के अंदर हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अपन देखेंगे। नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसा है? स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूटरी का मतलब कि एक स्टैच्यू से इसको ताकत मिली है, ना कि संविधान के अंदर मेंशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। CIC is a statutory body constituted under the section 12 of the Right to Information Act 2005, ठीक है, सेक्शन 12 में, ठीक है। 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, एक्ट 2005 का, और अमेंडमेंट हुआ 2019। सिमिलर टू CIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज आल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 15 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो सेक्शन 12 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और सेक्शन नंबर 15 के अंदर है अपने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पैराग्राफ चलते हैं उन्हें आर्टिकल्स बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी लॉ हैं उन सब के अंदर सेक्शन चलता है, ठीक। फिर आगे अपन देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। 1+10 है ना, एक मेंबर, एक चेयरमैन होएगा और 10 मेंबर होंगे, ठीक है। मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, और मिनिमम जितने भी सरकार चाहे उस हिसाब से। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? एक रिकमेंडेशन कमेटी की सिफारिश पर। रिकमेंडेशन कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 3 होते हैं। एक तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष रिकमेंडेशन कमेटी का, देन लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लोकसभा के अंदर बिगेस्ट पार्टी। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एक्चुअली क्या है, वैलिड मतलब सॉरी सीट, टोटल सीट्स का अपने को एक 10 और 1/10 हिस्सा अपने पास होना चाहिए सीट लोकसभा के अंदर, तब लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिलता है। अगर नहीं है 1/10 सीट अपने पास, तो लोकसभा में जो बिगेस्ट दल है उसका नेता। फिर कैबिनेट मंत्री, जिसको कि पीएम ने नॉमिनेट किया है। ये 3 सदस्यों से बनकर मिलती है रिकमेंडेशन कमेटी। पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन या बिगेस्ट पार्टी का नेता, ठीक है। लोकसभा में राष्ट्रपति से कोई लेना नहीं है, और कैबिनेट मंत्री एक कोई भी जिसको नॉमिनेट किया हो प्रधानमंत्री ने।
फिर 1+10 का क्या एक्सपीरियंस है, उनको एक्सपीरियंस हो पब्लिक लाइफ में, लॉ संबंधी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधी, सोशल सर्विसेज, ठीक है, इनमें इन क्षेत्रों का इनको नॉलेज होना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है, द मेंबर ऑफ CIC एंड SIC शैल बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है ना। इसमें जर्नलिज्म और ये दो वर्ड हैं, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस ये फील्ड का, इन सभी का 1+10 का। कौन 1+10 के अंदर कौन नहीं होने चाहिए, MP MLA और पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी मेंबर इनका सदस्य 1+10 के अंदर नहीं हो सकता। क्या है, मेंबर शैल नॉट बी, ऊपर तो अपन ने पढ़ा था कि शैल बी, यहाँ पर देख रहे शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP MLA और यूनियन टेरिटरी, ऐसे 3 यूनियन टेरिटरी में अपने विधानसभा है ना, पौंडीचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और अपने दिल्ली में, तो उनके मेंबर भी नहीं हो सकते। और एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होल्ड करता है कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल पार्टी, कैरी एनी बिजनेस पर्पज और एनी प्रोफेशन, वो मेंबर नहीं हो सकता किसका, CIC का। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होते हैं, तो रिमूवल का ग्राउंड होता है, जिसे अभी अपन नीचे देखेंगे। वर्तमान में जो अपन हेड देखते हैं दैट इज राजकुमार गोयल सिंस दिसंबर 2025, ठीक है ना। राजकुमार गोयल दिसंबर 2025 से हेड है किसके, अपने मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। फर्स्ट हेड कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला, ठीक है। फर्स्ट हेड मतलब जो 2005 में जो कमिश्नर बना तब, और उनका टेन्योर क्या था 2005 से 2010, ठीक है ना। अब ये 5 साल वाला टेन्योर का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, अब सिर्फ एज बार है, अभी अपन आगे देखेंगे 65 एज बार है, ठीक है। अभी तक जो है वुमेन हेड सो फार 2 वुमेन हेड, मतलब CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनी है 2 वुमेन, एक थी दीपक संधू जो कि 4th थे, 4th CIC, और एक है सुषमा सिंह, है ना। DS याद रख लो आप, तो दीपक संधू एंड सुषमा सिंह 4th 5th कंज्यूकेटिव, ठीक है। तो अभी तक चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 2 महिलाएं, दीपक एंड संधू, मतलब दीपक संधू एंड सुषमा, तो संधू से सुषमा ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपन को। तो अपन ने प्रेसिडेंट में 4 देख लिए, सबसे पहले वजाहत हबीबुल्ला, प्रेसिडेंट के अंदर राजकुमार गोयल, और 2 फीमेल, दीपक संधू एंड सुषमा सिंह। SSS आ गया ना, 1S 2S 3S। ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, मतलब शपथ कौन दिलाता है, अपने राष्ट्रपति। शपथ का मेंशन कहीं भी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। टेन्योर कितना होता है, 65 ईयर्स, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। अर्लियर क्या था, ये टेन्योर 5 साल का था, है ना। 65 ईयर्स तो एज हो गई, मतलब 65 ईयर एज ले ले, प्राप्त कर ले तब तक। इससे पहले क्या था, 5 ईयर्स का टेन्योर था, चाहे एज कुछ भी हो। तो जैसे आप देख रहे हो वजाहत बोलेगा टेन्योर 2005 से 10, तो पहले टेन्योर 5 साल था, फिर 2019 के अंदर अमेंडमेंट किया और अब 65 ईयर्स एज बार रखी गई है। चाहे टेन्योर 6 साल भी हो जाए, 7 साल भी हो जाए, बस 65 ईयर की एज से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम एज ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था। नॉट पॉसिबल क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है ना। ये अपन को ध्यान में रखनी है। देखो, ईच इंफॉर्मेशन कमीशन शैल ऑन वैकेटिंग हिज ऑफिसर बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। जैसे UPSC का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो का वो, क्या मेंबर चेयरमैन बन सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना अपन को, क्या कि जैसे जैसे 1+10 में मेंबर है और ये चेयरमैन है, तो चेयरमैन के रूप में वापस नहीं आ सकता, मेंबर के रूप में वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना। मेंबर क्या हो सकता है, चेयरमैन बन सकता है, ये चीज़ है। ये देखो लिखा हुआ, ईच इंफॉर्मेशन कमीशन शैल ऑन वैकेटिंग हिज ऑफिस बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। फर्दर हिज हर टर्म फॉर ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स इन एग्रीगेट, ठीक है ना। ये समझ के चलना अपन को कि मेंबर चेयरमैन बन रहा है तो टोटलिटी के अंदर 5 साल से ज़्यादा का टेन्योर नहीं हो सकता, और वो 65 साल इस बार वो तो है ही, ठीक है ना। ये अपन को चीज़ समझ में रखनी है, इन एग्रीगेट टोटलिटी में, ठीक है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। सेम की सेम चीज़ मैंने आपको जब पहले भी अपन देख रहे थे इलेक्शन कमीशन, उसके अंदर मैंने बताई थी, ये चीज़ लागू होती है वहाँ भी, एग्रीगेट वाला कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट एज इंफॉर्मेशन कमीशन एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, समझ गए। तो ये रीअपॉइंटमेंट अपन को ध्यान में रखना है। मेंबर के रूप में वापस नहीं आ सकता, चेयरमैन के रूप में नहीं आ सकता, मेंबर चेयरमैन के रूप में जा सकता है, बशर्ते दोनों को मिला के जो टेन्योर वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो और 65 साल से ये ज़्यादा नहीं हो। रिमूवल किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। अभी अपन देखा था अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा, रिमूवल राष्ट्रपति के द्वारा। रिमूवल ग्राउंड क्या है, जो हमेशा से अपन देखते हैं वही है, दिवालिया, इंसॉल्वेंट, लाभ का पद, मतलब लाभ एम्प्लॉयमेंट में, पेड एम्प्लॉयमेंट में अंगेज हों, तो यूँ याद रखना है कि यार दिवालिया हो गए पेड एम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी। फिर क्या है, अक्षम, इनकैपेबल, मेंटली या फिजिकली अनफिट।
फिर चरित्र, कैरेक्टर में कोई किसी भी तरह की दोष पाया गया। सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी, ठीक है ना, ये हमेशा जो देखते हैं ग्राउंड वही है। अब प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर इस पे ग्राउंड पे हटाया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे, जरूरी है राष्ट्रपति के लिए, सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट राय देगा और वो राष्ट्रपति उस अनुसार कार्य करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की राय जो है बाइंडिंग होगी इस मामले में राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है ना, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। तो रिमूवल ग्राउंड सीधे सीधे हैं, कोई ऐसा नहीं है, देखो इंसॉल्वेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट, अनेबल, अनफिट, करेक्टर पे, और एक अपने प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी, ठीक है, यही लिखा हुआ है। देखो CIC को हटाता है प्रेसिडेंट, और अभी आगे देखेंगे अपन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं उनको हटाते हैं गवर्नर, ठीक है ना। कब, जैसे इंसॉल्वेंट आ जाए, मैंने बताया, सजा याफ्ता सजा मिल जाए, फिर तीसरा अपन देखते हैं पेड एम्प्लॉयमेंट में अनफिट मेंटली या फिजिकल। अब फिर क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी है तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगा, अगर CIC की बात है तो प्रेसिडेंट रेफर करेगा और गवर्नर रेफर करेगा जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो। और जिस समय ये जांच हो रही, सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, उस समय तक सुप्रीम कोर्ट जांच, जिस समय तक सुप्रीम कोर्ट जांच करता है उस समय तक क्या इनको सस्पेंड रखा जा सकता है, मेंबर या चेयरमैन को। फिर सैलरी एंड सर्विस कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वो कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज, कम नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के बाद। जुरिडिक्शन क्या है, इट एक्सटेंड्स टू ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज। देखो प्राइवेट अथॉरिटीज पे ये फोकस नहीं है, जुरिडिक्शन में नहीं है, प्राइवेट अथॉरिटीज पे जब तक ही है जब तक कि वो कोई पब्लिक का लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में RT के तहत सीट रिजर्व्स हैं डिप्यूट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, तो उनसे संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिस सीमा तक पब्लिक डोमेन की नॉलेज शेयर किसी लॉ के तहत मेंटेन करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है CIC और SIC के, क्या है, टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन द अंडर द RTI एक्ट, जो पावर इस एक्ट ने दी उसको यूज लेना, उसको बताना, कंप्लेंट रजिस्टर करना। फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ये सेकंड अपील सुनता है, फर्स्ट अपील तो जो अपने संबंधित जो विभाग है उसके अंदर ही होता है फर्स्ट अपील अधिकारी, और सेकंड अपील जो होती है वो कमीशन में सुनी जाती है, सेंटर में CIC में और स्टेट में SIP। टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है ना, कि एक्ट कैसे काम कर रहा है सारी उसके संबंधित बात करना। ये सेकंड अपील वाला कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखना, आगे भी आएगा, ठीक है। फर्स्ट अपील के 90 दिन के अंदर अंदर अपन को सेकंड अपील दायर करनी होती है, आगे आएगा। फिर सबसे पहले अपन देख रहे हैं फर्स्ट अपील टाइम लिमिट। फर्स्ट अपील कैसे, जैसे आपने सूचना के लिए एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, तो आपको सूचना या तो टाइम पे नहीं मिली तो अधूरी मिली, या मिली तो अपन को क्या, मतलब सबसे पहले तो मिली ही नहीं, मिली तो लेट मिली, तीसरा अधूरी मिली, या चौथा फेक मिली, अपन को झूठी सूचना मिली, तो अपील दायर कर सकते हैं। कब, विद इन, अपील कैन बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई। और अगर रिप्लाई नहीं दिया जा रहा तो कब से 30 दिन गिनेंगे, जिस दिन 30 दिन समाप्त हो जाए आपके एप्लीकेशन फाइल करने के, ठीक है, 30 डेज आफ्टर सबमिटिंग दी ओरिजिनल एप्लीकेशन, ठीक है ना ये। और अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो जिस दिन इन्फॉर्मेशन दी है उसके 30 दिन बाद तक आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हो। फर्स्ट अपील का डिस्पोजल कब तक करेगा डिपार्टमेंट में जो लोक सूचना अधिकारी होता है, तो वो कब तक करता है, फर्स्ट अपील अथॉरिटी डिपार्टमेंट में होता है, तो वो कब तक करता है, वो 30 से 45 दिन के अंदर उस जो अपील फाइल हुई है उसको डिस्पोज करता है। तो ये देख लो, अपील फाइल करने के 30 दिन और अपील डिस्पोज करने के 30 से 45 दिन मिलते हैं संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को। फिर आती है सेकंड अपील। सेकंड अपील कब कहाँ दायर होती है, आयोग के अंदर, सेंटर में CIC में, स्टेट में SIC में। कितने दिन के अंदर, फर्स्ट अपील के डिसीजन जिस दिन मिले उसके 90 दिन के अंदर। कैन बी फाइल्ड बिफोर दिस कमीशन विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन गिवन मेड बाय द फर्स्ट अपील अथॉरिटी, FFA, ठीक है। फिर सेकंड अपील आफ्टर 90 डेज, 90 दिन के बाद भी क्या अपील दायर की जा सकती है, कि यस बिल्कुल दायर की जा सकती है, बशर्ते वो ग्राउंड सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई आप क्यों लेट हुए, आप कॉज जो है ना, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए फ्रॉम फाइलिंग टाइम की, जो 90 दिन था उसके अंदर आप फाइल क्यों नहीं कर पाए, सफिशिएंट रीजन बताएं। पावर्स क्या है, इंफॉर्मेशन अगर इंफॉर्मेशन नहीं देती उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, फिक्स टाइम में नहीं दी, फीस जो जितने डॉक्यूमेंट थे उससे ज़्यादा ली, और या फेक इंफॉर्मेशन दी आपने,
आयोग को सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, मतलब ये सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, एविडेंस मंगा सकता है और पर्सन को तलब कर सकते हैं, बुलाते हैं बाकायदा। फाइन क्या 250 रुपये पर डे और मैक्सिमम 25,000 तक हो सकती है, अगर सूचना नहीं दी जाती है तो फाइन लगाई जाती है आयोग के द्वारा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था, फाइन क्या लगाने की पावर है क्या, यस है, कितनी है 250 रुपये पर डे और मैक्सिमम कितनी 25,000 रुपये। ठीक है, तो कई तो जैसे जो डिपार्टमेंट अथॉरिटीज होते हैं वो ये ठीक है यार फाइन लग जाए 25,000 कोई दिक्कत नहीं है, पता चला इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई करप्शन लीक हो गया तो करोड़ों के झंझट पकड़ा जाएगा, तो कोई बात नहीं 25,000 फाइन देगा अपने तो फ्री यूँ, तो वो लेकिन एक्ट की आत्मा के तो अगेंस्ट में है ना यूँ। तो 250 रुपये पर डे और मैक्सिमम कितनी, ये 3 जीरो लगा, यहाँ तो 1 जीरो, यहाँ पर ने 2 जीरो लगा, टोटल 3 जीरो हो गए। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट है डिसीजन चैलेंज बाय। देखो वैसे कमीशन में तो एक्ट में तो लिखा हुआ है कि भाई डिसीजन फुल एंड बाइंडिंग हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली क्या चैलेंज किया जा सकता है डिसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे यूपीएससी है ना, यूपीएससी, तो यूपीएससी ने जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उस भाई यूपीएससी में देखो क्या था, आपने एप्लीकेशन लगाई यूपीएससी के अंदर आरटीआई की, मेरे को मेरे मार्क्स बताए जाएं। ठीक है ना, प्री के, मेंस के तो बताए जाते थे, प्री के नहीं बताए जाते थे। तो यूपीएससी ने मना कर दिया कि भाई मैं आपको आपके मार्क्स नहीं बता सकता। तो आपने क्या किया, सीआईसी चीफ यूपीएससी सीआईसी सेंटर के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, तो सीआईसी के अंडर में आया, तो आपने सीआईसी के अंदर अपील दायर करी। ठीक है ना, पहली अपील तो यूपीएससी में आपने दी, एप्लीकेशन पहले यूपीएससी में दी, फिर यहीं पे फर्स्ट अपील अथॉरिटी संबंधित इंस्टीट्यूशन में होता है, तो यूपीएससी में आपने फर्स्ट अपील आई, वो भी खारिज हो गई, यूपीएससी ने बोला नहीं हमारे इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी हम नहीं बता सकते। फिर आपने सेकंड अपील दायर करी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर। ठीक है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी मना कर दिया कि नहीं दी जा सकती। फिर इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन के डिसीजन के अगेंस्ट में फिर आप हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने बोला आपको देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये अपन को समझना है, वैसे तो फुल एंड बाइंडिंग होती है इन्फॉर्मेशन डिसीजन सीआईसी का, लेकिन उसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको यूँ, बाकायदा आप गूगल करोगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, ये कहते हुए चैलेंज किया जाता है कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, ये स्टेचुटरी बॉडीज जो है क्वासी जुडिशियल हैं, अर्ध न्यायिक। ऊपर देखा था अपने सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, है ना, क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं है, क्या पनिशमेंट नहीं दे सकते, फाइन नहीं लगा, पनिशमेंट तो दे सकते हैं, मतलब जेल नहीं भेज सकते, ऐसे हार्श पनिशमेंट नहीं दे सकते, बस इकोनॉमिक फाइन लगा सकते हैं अपन ऐसे, इसलिए अपील की जा सकती है। सेल्फ रिव्यू, खुद के डिसीजन को खुद रिव्यू कर सकता है कि कोर्ट की तरह नहीं कर सकता। सेल्फ रिव्यू खुद के डिसीजन को रिव्यू करने का कोई इस कमीशन के अंदर प्रोविजन नहीं है। ठीक है, फिर देखो क्या है, सीआईसी एंड एसआईसी में एक जुरिडिक्शन का इशू कि क्या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जुरिडिक्शन एसआईसी के ऊपर होता है क्या, नहीं होता। सीआईसी इंडिपेंडेंट काम करता है, एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट काम करता है। ठीक है, और क्या और दूसरा क्या कि क्या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन में कमीशन में क्या अपील की जा सकती है क्या, ऐसा नहीं है, नहीं की जा सकती, नो। देखो ये लिखा हुआ है, हैज दिस सीआईसी जुरिडिक्शन ओवर एसआईसी और कैन कंप्लेंट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एसआईसी बी फाइल्ड इन दिस कमीशन मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नो। CIC does not have jurisdiction over state information commission nor a complaint or appeal can be filed in this commission against an order of state information commission। ठीक है ना, इन दिस से मतलब है CIC, टॉपिक CIC चल रहा है ना, इसलिए तो ये अपन को समझना है। जैसे अपन देख ना हाई कोर्ट के डिसीजन की अपील कर सकते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ ऐसा नहीं है, यूनिफाइड सिस्टम नहीं है कि स्टेट की जो है अपन कंप्लेंट कर सकें CIC की सेंट्रल लेवल पे, ऐसा नहीं है। फिर अपन देखते हैं कि वर्तमान में चैलेंजेस क्या है, मीन्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है लेकिन पीटी के अंदर भी कई बार आ जाता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्या है कि अभी भी जैसे आप जैसे इनका स्ट्रक्चर उठा के देखोगे ना, तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ही चेयरमैन या मेंबर बनाया जाता है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ पर्सन ही एलिजिबल है इसके अंदर नियुक्ति की, ये ऐसी सोच गलत है। तो इस कारण से क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। वो अधिकारी कर्मचारी जो हमेशा पद पे रहे और उन्होंने सीक्रेसी को ज़्यादा प्रमोट किया, ट्रांसपेरेंसी को कम प्रमोट किया, तो फिर वो गड़बड़ होता है जब यहाँ की सीट पे बैठते हैं चेयरमैन या मेंबर के रूप में। सेकंड है कमी पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, इन्फॉर्मेशन जैसे जो है इनमें रखने का, कलेक्ट करने का कोई भी एक वैज्ञानिक तरीका नहीं है। नॉन फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, चेयरमैन और मेंबर्स की पोस्ट लंबे समय तक वैकेंट रहती है, मैक्सिमम मेंबर जैसे 10 हैं
तो बहुत कम बार ये 10 के 10 भरे रहते हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है देखो, 3 पोस्ट ऑफ द कमीशन रिमेन्स वैकेंट इवन दो द बैकलॉग ऑफ कंप्लेंट्स इज स्टैंडिंग। 26,800 केसेस, मतलब करीबन 30,000 अपील जैसे जो सेकंड अपील वो अभी तक पेंडिंग है सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा बताया गया फैक्ट। लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, जो डिपार्टमेंट के अंदर PIOs होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनको किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिसके कारण से उनकी इफिशियंसी के अंदर कमी आती है सूचना के अधिकार के संबंध में, जो भी उनके दायित्व है उनको निर्वहन के संबंध में, ठीक है। डिले इन डिस्पोजल ऑफ अपील्स बाय कंप्लेंट्स, कि ठीक है कि अपन ने देखा कि भाई फर्स्ट अपील तो निर्धारण, फर्स्ट अपील को डिस्पोज करने का तो टाइम लिमिट एक्ट में है कि भाई 30 से 45 दिन के अंदर आपको डिस्पोज करनी है, फाइल 30 दिन के अंदर करनी है और डिस्पोज की जाती है फर्स्ट अपील 30 से 45 दिन। लेकिन सेकंड अपील कितने दिनों के अंदर डिस्पोज होगी? भाई सेकंड अपील फाइल होगी 90 दिन में, फर्स्ट अपील के बाद के 90 दिन में फाइल करनी है सेकंड अपील, लेकिन सेकंड अपील डिस्पोज कितने दिनों में होगी ये कहीं भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो ये अपन को समझना, ये पॉइंट काफी अच्छा है, ठीक है ना। हाउएवर द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम लिमिट विद इन विच द सेकंड अपील मस्ट बी हियर्ड एंड डिस्पोज्ड। फर्स्ट अपील की तो टाइम लिमिट है कि फर्स्ट अपील को डिस्पोज करने की टाइम लिमिट है, ठीक है ना, नीड्स टू बी डिस्पोज। फर्स्ट अपील की तो डिस्पोज करने की टाइम लिमिट है, लेकिन सेकंड अपील को डिस्पोज करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इस कारण से क्या बहुत बड़ी संख्या के अंदर सेकंड अपील, करीबन 3 लाख के लगभग सेकंड अपील लंबित है आयोग में। पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय PIOs, या तो देते नहीं है, देते तो लेट देते हैं, दी भी तो अधूरी दी या गलत इन्फॉर्मेशन दी। लो पब्लिक अवेयरनेस, खासतौर पे जो ग्रामीण तबका है और पिछड़ा तबका है उनको अभी भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है और ज़्यादा उनको प्रमोट नहीं किया गया सूचना के अधिकार के संबंध में। फिर क्या देखो, विच पब्लिक अथॉरिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ रिसर्च एंड इंटेलिजेंस विंग, CBI, ठीक है ना, ये मतलब IB का इंटरनल एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटरनल, और रॉ इंटरनेशनल लेवल पे फाइंडिंग्स करती है, CBI करप्शन चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस के अगेंस्ट में। तो इनके अगेंस्ट में क्या है, जो मतलब इनसे संबंधित किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती, और ये इंस्टीट्यूशंस क्या है, सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। इनको एग्जाम्प्ट किया गया, कब तक एग्जाम्प्ट किया गया? जब तक कि इनसे जो सूचना मांगी गई वो करप्शन या ह्यूमन राइट वॉल्यूशन से संबंधित नहीं हो। अगर इन इंस्टीट्यूशन से ऐसी कोई सूचना मांगी गई है जो कि करप्शन या ह्यूमन राइट वॉल्यूशन से संबंधित है तो इनको देनी पड़ेगी, बाकी सूचना से ये एग्जाम्प्ट है, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है इसलिए। फिर क्या, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड अंडर दी एक्ट अंडर दी सेक्शन 2F, है ना। ये एक बार अपने RS मेन में आया और UPSC में भी आया कि सेक्शन 2F के तहत किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, ठीक है ना। व्हाट डज इंफॉर्मेशन मीन्स? तो देखो, इट इंक्लूड्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड, कोई पुराना रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट अपन देख रहे हैं, मीमोज मतलब बिल्स वगैरह, ईमेल्स, ओपिनियंस नोटशीट पर जो आती हैं, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, है ना, गाड़ी की जैसे जो होती हैं लॉग बुक्स में मांग सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल, मॉडल, डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे CD में कोई डेटा है वो आप दो, एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी, देखो बता रहा प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस्ड बाय ए पब्लिक अथॉरिटी। प्राइवेट बॉडी को ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक अथॉरिटी ले सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे सीट्स फॉर RTI इन प्राइवेट स्कूल्स, तो वो सूचना आपको देनी पड़ेगी। प्राइवेट स्कूल की है सूचना, लेकिन वो पब्लिक डोमेन से रिलेटेड सूचना तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये अपने को ये देनी है, ये पता होना चाहिए किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट एक आता है थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट। देखो थर्ड पार्टी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है पर्सन A, ठीक है ना, ये अप्लीकेंट है, इसने एप्लीकेशन डाली, ये इसका डिपार्टमेंट है जिससे इसने इससे एप्लीकेशन मांगी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में अगर ये खुद से मांगता है कि भाई मेरी सर्विस बुक की मुझे कॉपी दी जाए सर्विस बुक की, तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्टी तो हो गया ये मांगने वाला, और सेकंड पार्टी हो गई ये देने वाला, ठीक है। अब क्या है कि ये पर्सन जो है ये, इसने सर्विस बुक मांगी, लेकिन खुद की नहीं मांगी, मिस्टर B की मांगी कि मुझे B की सर्विस बुक की कॉपी दी जाए। तो ये B जो है ना, ये थर्ड पार्टी हो गया कि भाई ये दोनों थे एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं तुमने मांगी मैंने दे दी, लेकिन तुमने मांग ली तीसरे व्यक्ति की जो मैं नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, ठीक है ना। और देंगे या नहीं देंगे तो इस संबंध में पहले क्या है, 5 दिन का नोटिस अपन को थर्ड पार्टी को भेजना होता है। सेक्शन 2N के तहत क्या है, ये थर्ड पार्टी डिफाइन है
और जब थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना मांगी जाती है, ठीक है ना, तो देखो लिखा हुआ है कि 5 दिन का, देखो थर्ड पार्टी की एस्पेक्ट्स ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या होती है? एनी थर्ड पार्टी इंक्लूड इंडिविजुअल, प्राइवेट एंटिटीज और एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुज इन्फॉर्मेशन इज बीइंग रिक्वेस्टेड। प्रोसीजर फॉर डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी, देखो ये मस्ट सेंड इन नोटिस टू थर्ड पार्टी विद इन 5 डेज। ये देखो जैसे आपको पता लगता है कि भाई थर्ड पार्टी से सूचना इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो थर्ड पार्टी को पीआईओ नोटिस भेजता है कि आपसे संबंधित इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अब दें या नहीं दें, तो अगर ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यदि संबंधित है, ठीक है ना, कि पब्लिक गुड से, पब्लिक इंटरेस्ट से, कि अगर भाई थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी, 2 चीज़ देखी जाएगी कि ये इन्फॉर्मेशन देने पे थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है या जनता को ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो यदि जनता का लाभ मात्रा में ज़्यादा है बनस्पत थर्ड पार्टी के नुकसान के, समझ रहे हो, तो वो सूचना दे दी जाएगी। क्या बोला मैंने? यदि जनता थर्ड पार्टी से रिलेटेड सूचना यदि जनता को दी जाती है तो जनता को लाभ ज़्यादा होएगा बनस्पत थर्ड पार्टी को जो नुकसान होएगा उससे। तो चूंकि जनता का लाभ हो रहा है, जनता को ज़्यादा फायदा हो रहा है, थर्ड पार्टी को कम नुकसान हो रहा है उससे संबंधित सूचना देने में, तो वो सूचना दे सकता है पीआईओ। ठीक है ना, ये अपन को समझना है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या? इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज मतलब पलड़ा भारी है सूचना देने का, द हार्म टू द थर्ड पार्टी, देन इंफॉर्मेशन में स्टिल बी डिस्क्लोज एक्सक्लूडिंग ट्रेड एंड कॉमर्शियल सीक्रेट्स। है ना, ऐसा कोई ट्रेड एंड कॉमर्शियल सीक्रेट है, जैसे मान लो किसी का कोई ट्रेड सीक्रेट, कोई मसाला बनाता है उसका कोई फार्मूला है या कोई कॉमर्शियल पेटेंट उन्होंने करा रखा है थर्ड पार्टी ने, तो वो सूचना नहीं दे सकते आप। ठीक है, बाकी दे सकते हो आप यदि लोकहित से संबंधित है वो सूचना दिया जाना तो। ठीक है। फिर टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन जैसे 5 डेज का तो है ही, वैसे क्या है? व्हेन थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व द टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन इज एक्सटेंडेड टू 40 डेज। है ना, मतलब 5 दिन तो भैया उसको अपन को देने में लग गए, नोटिस 5 दिन के अंदर आएगा, तो 40 डेज होता है इसके अंदर थर्ड पार्टी संबंधित। तो है ना T40, यू याद कर लो, ऐसे तो 30 डेज होता ही है जैसे मैंने बताया। फिर द थर्ड पार्टी सबमिशन इज क्रिटिकल एंड द पीआईओ मस्ट कंसिडर इट मेकिंग ए फाइनल डिसीजन ऑन डिस्क्लोजर। है ना, उसका थर्ड पार्टी का जो इंटरेस्ट है उसको कंसिडर किया जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अपने पीआईओ के द्वारा। समझ गए? तो ऐसे करके ये अपने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग का अपने देखा। नेक्स्ट अपने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वो इसी के अंदर देख लेते हैं, कोई ऐसा कोई बड़ी वाली चीज़ नहीं है, छोटा ही टॉपिक है वो भी। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या, वही 2005 का एक्ट है जो अमेंडमेंट हुआ 2019 के अंदर, उसके तहत स्थापना हुई है। वही 12 अक्टूबर अपने देगा 12 अक्टूबर 2005। राजस्थान के अंदर कब स्थापना हुई? अप्रैल 2006 के अंदर। ठीक है, अप्रैल 2006। नेचर कैसा है? स्टेचुरी है। स्ट्रक्चर क्या है? मैक्सिमम 1+10 हो सकते हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, किसकी सिफारिश पर? रिकमेंडेशन कमेटी की सिफारिश पर। कितने मेंबर होते हैं आरसी के अंदर? 3। सीएम, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑपोजिशन या बिगेस्ट पार्टी का नेता यदि लीडर ऑपोजिशन नहीं है तो, और कैबिनेट मंत्री एक जिसको नॉमिनेट किया है सीएम ने। बिल्कुल आपने देखा वही सीआईसी वाला चिपका हुआ सिस्टम सारा। फिर 1+10 का एक्सपीरियंस क्या? सेम जैसे अभी ऊपर अपन ने देखा, पब्लिक सर्विस, लॉ, जर्नलिज्म, सोशल सर्विस, उनका नहीं हो सकते। जो 1+10 में हो क्या? एमएलए नहीं हो सकते, पॉलिटिकल पार्टी के पेड एम्प्लॉयमेंट वो इसमें नहीं हो सकते। टेन्योर कितना है? 65। ऊपर भी अपन ने देखा था 65, या जैसा या करो जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे वैसा। अर्लियर ये टेन्योर 5 ईयर्स था, लेकिन अब 5 को हटा दिया, 65 साल रखा गया है। सेकंड टेन्योर नो, लेकिन मेंबर चेयरमैन के रूप में आ सकता है। ठीक है, चेयरमैन के रूप में नहीं आ सकता, मेंबर के रूप में नहीं आ सकता, बस मेंबर चेयरमैन के रूप में आ सकता है। ठीक है, और अगर मेंबर चेयरमैन के रूप में आता है तो 5 साल से ज़्यादा उनका टेन्योर एक्सीड नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में 65 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, एग्रीगेट के रूप में देखा जाएगा दोनों टेन्योर। ये लिखा होता है, एवरी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शैल ऑन वेकेटिंग हिज ऑफिस बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटिंग एज द स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। है ना, कमिश्नर जो है वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। फर्दर ही हर टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स एग्रीगेट एज द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। 5 साल से ज़्यादा टेन्योर नहीं होना चाहिए टोटलिटी के अंदर, और 65 साल से ज़्यादा एज। रिमूवल किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। ग्राउंड क्या है? सेम एज चीफ। सेंटर का जो है ना, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को हटा दे, बिल्कुल वो के वो कैसे? आपने देखा दिवालिया, इंसॉल्वेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट,
फिर अनफिट, अनहेल्दी, कैरेक्टर पे कोई डाउट है, और प्रूव्ड बिहेवियर या इनकैपेसिटी। तो प्रूव्ड बिहेवियर या इनकैपेसिटी होगा तो इस मामले के अंदर क्या हो जाता है, प्रूव्ड बिहेवियर या इनकैपेसिटी जैसे मामला हो जाएगा तो गवर्नर जो है ना, यहाँ पे लिख लो आप, सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं इशू, और सुप्रीम कोर्ट फिर जो सिफारिश देते हैं वो गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग होती है। ठीक है ना, ये अपन को इसके अंदर लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपन को ये नहीं समझ लेना है कि यहाँ स्टूडेंट क्या समझेगा गवर्नर हाई कोर्ट को भेजेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नर सुप्रीम कोर्ट को ही ये इशू रेफर करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान में रखना है। रिमूवल वाला, ये रिमूवल ग्राउंड जो आ रहा है ना, ग्राउंड सेम है, लेकिन अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी चार्ज होएगा, ग्राउंड होएगा, तो गवर्नर संबंधित राज्य को, हाई कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जो भी सिफारिश दी जाएगी गवर्नर को वो बाइंडिंग है गवर्नर। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और कैन नॉट बी चेंज टू द डिसएडवांटेज। ठीक है, बिफोर 2019 सेम था, ये कोई इशू नहीं है, छोड़ो। जुरिडिक्शन इज इट एक्सटेंड्स टू ऑल स्टेट पब्लिक सर्विस अथॉरिटी, जितने भी पब्लिक राज्य सरकार द्वारा स्थापित लोक संस्थाएं हैं उन पे ये लागू होता है। डिसीजन शैल बी चैलेंज, संबंधित हाईकोर्ट के, वैसे तो बाइंडिंग है लेकिन संबंधित हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं, पहले हाईकोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट। फिर राजस्थान का जहाँ तक संबंध है तो राजस्थान में फर्स्ट CIC कौन थे, MD कोरानी। ठीक है, और प्रेजेंट में राजस्थान के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है दैट इज ML लाठर। ठीक है, ये एक्स DGP रहे हुए राजस्थान के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और 9 जुलाई 2024 से हैं। और राजस्थान के अंदर स्थापना कब हुई, अभी अपन ने देखा ना, यह अप्रैल 2000 से ये स्थापित कब हुआ राजस्थान में, अप्रैल 2006 ऐसे। तो ऐसे ही अपना शॉर्ट एंड स्वीट चीफ अपने सूचना आयोग, केंद्रीय व राज्य अपने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन अपन ने देखा, सॉरी इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अपन ने देखा। ठीक है, तो ज़्यादा इसके अंदर है नहीं, वैसे एक आध जो जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया, मैं जैसे एक फाइन वाला आया वो मैंने आपको बताया, रीअपॉइंटमेंट वाला है वो मैंने आपको बताया, फिर एक रिकमेंडेशन कमेटी का इसके अंदर आया है, 3 मेंबर होते हैं रिकमेंडेशन कमेटी के अंदर, सेंट्रल लेवल पे PM, फिर लोकसभा के अंदर लीडर अपोजिशन या बिगेस्ट, और तीसरा कैबिनेट स्तर का मंत्री, कैबिनेट है ना, ऐसा नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से, कैबिनेट स्तर का मंत्री जो कि PM द्वारा नॉमिनेटेड है। ठीक है, और हटाने का अगर ग्राउंड है प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं, और स्टेट लेवल पे गवर्नर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है मैटर, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो भी रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन इसमें अपन ने 2 स्तर पे देखी, एक तो रिकमेंडेशन कमेटी वो 3 मेंबर्स, और एक सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन यदि रिमूवल का ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है, साबित कदाचार या अक्षमता है। तो समझ गए, और दोनों में टेन्योर सेम है, 65 ईयर से 5 साल वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है एग्रीगेटर के अंदर। एग्रीगेटर इन द सेंस कि मेंबर अगर चेयरमैन के रूप में जा रहा है तो 5 साल से ज़्यादा टेन्योर नहीं हो सकता, 5 साल या 65 साल एज, जो भी मतलब 5 साल का एग्रीगेटर के रूप में 5 साल और 65 साल एज, यदि मेंबर चेयरमैन के रूप में जा रहा है तो दोनों कंडीशन उसमें काम करती है। एल्स मेंबर के रूप में रह रहा है तो 65 साल एज, चेयरमैन के रूप में रह रहा है तो 65 साल एज, 65 ईयर्स एज, और मेंबर के रूप में चेयरमैन के रूप में जा रहा है तो 65 साल तो एज है ही है, साथ में टेन्योर 5 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका। माना कि देखा अपन ने कि भाई कम एज में बन गए, 55 साल की उम्र में बन गए, 5 साल मेंबर रह गए और 5 साल चेयरमैन रह गए, तो 10 साल का टेन्योर हो गया, तो बहुत लंबा टेन्योर, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है ना। क्या हो सकता है कि 5 साल अगर आप मेंबर रह गए और 65 साल उम्र नहीं हुई तो आप भैया चेयरमैन नहीं बन सकते। हाँ, 3 साल मेंबर रह गए, 2 साल आप चेयरमैन रह गए, 5 साल का टेन्योर हो गया, और तब तक अगर आप 65 के हो गए तो आप रह सकते हैं उस पद पर। ऐसे ही अपन को जो इसमें गणित है ये समझनी है, फिर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से और मजबूत होएगा टॉपिक। तो ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट अपन ने देखा, समझ गए, तो इसको मजबूत बनाओ और बाकी ज़्यादा इसको फैलाओ मत इन चीज़ों को। ठीक है ना, ये है। और एक देखो, एक क्वेश्चन और है कि जो चार्टर है इस एक्ट का, जो एक्ट का चार्टर है ना, एक बार UPSC में पूछा गया था इसका चार्टर, सूचना अधिनियम जो RTI अधिनियम, उसका चार्टर, तो एक बार चार्टर निकाल के देखो, उसमें सारी चीज़ यही है। इन्फॉर्म सिटीजनरी की बात, सिटीजनरी की, इन्फॉर्म सिटीजन, इन्फॉर्म्ड जो वर्ड यूज है ना, देखो एक मिनट, ये चार्टर है, देखो आप देखोगे तो इन्फॉर्म सिटीजनरी है ना, इन्फॉर्म सिटीजनरी की बात है कि भाई
देखो बता देता हूँ कि बाई प्रैक्टिकल रिज्यूम टू एस्टेब्लिश राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया, लेकिन डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड इन्फॉर्म सिटीजनरी, सिटीजनरी है ना, इन्फॉर्म सिटीजनरी, मतलब सूचित नागरिक होने चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन रिवील करना एक्चुअल प्रैक्टिस बने, नेसेसरी टू हार्मोनाइज द कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और डिस्क्लोज के बीच आज डिस्क्लोज करें आरटीआई के तहत। तो उसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट है जिस सीमा तक अपन रिजॉल्व कर सकते हैं वो किया जाए। तो ऐसे करके ये प्रियम्बल है, मतलब छोटा सा एक प्रस्तावना जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की है, ऐसे इस एक्ट की, आरटीआई एक्ट की। तो एक बार उसे देखो, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ आरटीआई एक्ट, मतलब चार्टर नहीं बोलेंगे इसको, प्रियम्बल बोल दो आप, प्रियम्बल ऑफ आरटीआई एक्ट, ठीक है ना। ये एक्ट के शुरू के अंदर दिया हुआ है। तो पीडीएफ में एक बार देखो तो वो चीज़ें समझ में आएंगी, बाकी कॉन्सेप्ट सारे वही हैं जो अपन ने अभी देखे इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, आनंद लो। क्वेश्चन देखो, ओके।